किसान तहरीक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सिंधु बॉर्डर पर रास्ता खाली कराने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त करने से इनकार किया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हो मामले के समाप्त। सोनीपत से एक शख्स ने अर्जी लगाई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त करने से इनकार कर दिया है। किसान तहरीक से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल सिंधु बॉर्डर पर रास्ता खाली करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त करने से इनकार कर दिया है। इसका हवाला दिया है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ही मामले की समाप्त होनी चाहिए। सोनीपत से एक शख्स ने इसकी अर्जी लगाई थी। तो सिंधु बॉर्डर पर रास्ता खाली कराने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर मना कर दिया है। समाप्त करने से हवाला दिया है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में ही इस पर समाप्त होनी चाहिए। करनाल में कल होने वाले किसान महापंचायत की वजह से इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया और करनाल से लगने वाले 4 और जिलों में भी इंटरनेट और एसएमएस सर्विसेज भी बंद करवा दी। करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में भी इंटरनेट और एसएमएस 7 सितंबर की रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। वहीं करनाल में कल होने जा रही महापंचायत पर हरियाणा की वजीर दाखिला अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा है कि सभी को अपनी बात रखने और मुजाहिरा करने का हक है। नहीं, मेरा किसान नेताओं से भी कहना है, ऑर्गेनाइजर से भी कहना है कि शांति बरकरार रखने का दायित्व उनके ऊपर भी है। हमने सारे इंतजाम किए, लोगों की सुविधा के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए और सफिशिएंट मात्रा में वहाँ पर हमने फोर्स भी लगाई है। और एडीजीपी लैंड ऑर्डर विर्क को मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहाँ पे रहेंगे और सारी स्थिति को मॉनिटर करेंगे, ताकि सारा जो कल का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण निपट जाए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का 3 रोजा यूपी दौरा है। कल से 9 सितंबर तक यूपी के दौरे पर रहेंगे ओवैसी। कल अयोध्या के रुदौली असेंबली हलके में कारकुनान से मुलाकात करेंगे। शेख मखदूम शाह की दरगाह पर जाएंगे एमआईएम सदर। इसके साथ ही एमआईएम के इलेक्शन ऑफिस का भी इफ्तिताह करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। ये बड़ी खबर। 3 रोजा दौरे पर रहने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश के यूपी दौरे पर ओवैसी 9 सितंबर तक रहेंगे। कल अयोध्या के रुदौली असेंबली हलके में कारकुनान से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही शेख मखदूम शाह की दरगाह पर जाएंगे एआईएम सदर। इसके बाद एआईएम के इलेक्शन ऑफिस का भी इफ्तिताह करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ में बीजेपी खातून मोर्चा की मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। सीएम ने कहा है कि मुल्क में खवातीन पर बड़ी जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने कहा कि किसान का रास्ता नकल मकानी नहीं, खुद इन्हिसारी होना है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने मुल्क के एजेंडे की धुरी को बदला है। सीएम योगी ने खातून मोर्चा से अपील की कि आंगनबाड़ी और आशा कारकुनान को तंजीम में जोड़े। सबसे अधिक राज्यपाल अब तक की भारत के इतिहास की सबसे अधिक राज्यपाल प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुई हैं और ये सभी महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं हुई हैं। आपने देखा होगा समाज के विभिन्न तबके में आज भी देश की वित्त मंत्री एक महिला के हाथ में है। वित्त मंत्रालय भारत का पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा देश की रक्षा मंत्री के रूप में एयर स्ट्राइक की कार्रवाई कैसे होनी है, यह एक महिला किस रूप में कार्य करती थी। विदेश मंत्री के रूप में श्रीमती सुषमा स्वराज जी का नेतृत्व इस देश ने देखा है। लोकसभा की स्पीकर के रूप में एक महिला नेतृत्व कैसे दे सकती है, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने वह नेतृत्व देश को दिया, संसद को दिया। वो स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकर्ता के रूप में महिलाएं होंगी।
3 तलाक की कुप्रथा से सैकड़ों वर्षों से भारतीय नारी तड़प रही थी। 3 तलाक की कुप्रथा से उसे मुक्त करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और हमारा दायित्व बनता है हम उन सभी बहनों को अपने साथ जोड़ें जिन्हें इस कुप्रथा से और इस प्रकार की रूढ़िगत दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल करके आज वे समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके राष्ट्र निर्माण की इस प्रवर्तमान अभियान में वे सहभागी बन सकती हैं। उन सबको जोड़ करके हम एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। यूपी में आने वाले असेंबली इंतखाब की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। किसानों को लेकर सियासत लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर सीएम योगी ने तनकीद की है। एक प्रोग्राम में सीएम योगी ने कहा कि किसान तीनों कवानीन से खुश हैं, किसान के नाम पर दलाली करने वाले परेशान हैं। सीएम ने कहा कि किसानों की बातें तो सबने की लेकिन काम कुछ नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी हुकूमत ने किसानों के मफाद में काम किया, चीनी मिलों से बकाया गन्ना अदायगी कराई, सालों से लटकी बाढ़ सागर मंसूबे के पूरा होने से किसानों को इसका फायदा होगा। किसान आंदोलन है ही नहीं। इस किसान आंदोलन के आड़ में या केवल विपक्षी दल जो भाजपा से राजनीतिक मोर्चे पर जनता की अदालत में लगातार हार रहे हैं उनके द्वारा प्रयोजित किया जाता है। किसानों के हित में तो काम भाजपा कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। कहते हैं राजनीतिक है, फिर कहते हैं चुनाव के लिए बुगुल फूंकेगा। अगर चुनाव के लिए आप बुगुल फूंकना चाहते हैं तो इसका मतलब आप राजनीतिक हैं और आपका एजेंडा किसान नहीं राजनीति है। और कई बार तो यहाँ भी मुझे लगता है कि सारे विपक्षी दलों को लीड कहीं ना कहीं किसान नेता ही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के हेल्थ वर्कर्स और कोविड टीकाकारी प्रोग्राम के मुस्तफिदीन से बातचीत की है। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की कामयाबी पर पीएम मोदी ने रोशनी डाली। पीएम मोदी ने कहा, पूरी टीम ने बहुत काम किया, बहुत बहुत मुबारकबाद। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में हिमाचल चैंपियन बनकर सामने आया है। पूरी एलिजिबल आबादी को पहली डोज लगा दी गई है और दूसरी डोज भी 1/3 आबादी को लग गई है। भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। वजीर आजम ने कहा कि जितने टीके हिंदुस्तान आज एक दिन में लग रहे हैं वो कई ममालिक की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। साथ ही वजीर आजम मोदी ने हिमाचल की तारीफ करते हुए कहा कि सबसे बड़ी महामारी में चैंपियन बनकर उभरा है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी, 100 वर्ष में ऐसे दिन कभी देखे नहीं है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। साथियों, हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है ये भी याद दिलाया है। बिहार में जात की बुनियाद पर मबनी मर्दमशुमारी को लेकर सियासत में काफी उबाल है। इसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जात की बुनियाद पर मबनी मर्दमशुमारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मरकज को खत लिखकर रिमाइंडर भेजेंगे कि मरकजी हुकूमत बताए कि क्या करना है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर मरकजी हुकूमत जात की बुनियाद पर मबनी मर्दमशुमारी से इनकार करती है तो बिहार हुकूमत को इसे अपने खर्चे पर कराना चाहिए। आदरणीय लालू जी अगर जातीय जनगणना को लेकर के सड़क पर नहीं आते तो शायद इस मुहिम में हम लोग उतने सफल नहीं हो पाते। आज भी हम सब लोग जो हैं जातीय जनगणना को लेकर के जो है मांग कर रहे हैं ताकि जो शोषित है, जो वंचित है, जो गरीब परिवार का है, जो सोसाइटी में बैक बेंचर है, जो अंतिम पायदान पे है, उसको हम सब लोग मुख्य धारा में लेकर के आएँ।
बिहार का विकास करना है तो जातीय जनगणना जरूरी है। बिहार ही नहीं, देश का विकास चाहिए तो जातीय जनगणना जरूरी है। किस जाति की कितने लोग हैं, कितने लोग में पिछड़ापन है, कितनी गरीबी है, ये आंकड़ा जानना जरूरी है। तभी योजना बन सकती है और योजनाएं जो है वो जमीन तक पहुंच सकती है। इसलिए अगर तेजस्वी जी रिमाइंडर भेजे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिहार में कोई बढ़ चढ़ कर काम करता है, सरकार को बार बार आईना दिखाते हैं, तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और इन्हीं के संज्ञान लेने के बाद, इन्हीं को यही जब ये मुद्दा उठाते हैं तो मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, इस पे गौर करते हैं। सब लोगों ने मांग किया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए और प्रधानमंत्री उनकी बातों को सुने और कहे कि इस पर मैं विचार करूंगा। तो माननीय तेजस्वी यादव का कहना सही है कि उनको रिमाइंडर मैं करूंगा और करना उनको है। नहीं करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जातीय जनगणना करावें अपने खर्च से। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़ी जाति के लिए, ओबीसी के लिए जितने जागरूक हैं, सबने देखा है। वो उस पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का मामला हो या फिर अभी मंत्रिमंडल में शामिल करने का मामला हो, कितना प्रतिशत हुआ दुनिया ने देखा है। उन्हें जो भी आवश्यकता होगी, प्रधानमंत्री जी इसके लिए बिल्कुल जागरूक हैं और उनका जवाब आएगा। उनका जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, पूरे देश के लिए स्वीकार्य होगा। हम क्यों मान लें पहले कि पीएम नहीं कराएंगे? उन्होंने तो नकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। मरने से पहले कब्र खोद लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है। जातीय जनगणना तेजस्वी यादव के मेहरबानी से नहीं, बल्कि पूरे देशव्यापी मामले पर यह मुद्दा बन चुका है और हमको पूरी आशा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे और कोई सकारात्मक पहल उठा देंगे। पोजीशन हमेशा इल्जाम लगाता है कि मौजूदा सरकार अकलियती तबके के साथ इम्तियाजी सलूक करती है, लेकिन जो आदादोशुमार हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इन बातों को गलत बताते हैं। ये आदादोशुमार नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हैं, जिसने कोरोना बहरान के बाद मुल्क भर में इदारों को इतनी तेजी के साथ माइनॉरिटी स्टेटस दिया कि हर कोई हैरान है। क्या कहते हैं एनसीएमईआई के आदादोशुमार, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या मोदी हुकूमत के दौरान अकलियती तबके से जुड़े इदारों में उसी तरह के काम हो रहे हैं जैसे पहले होते थे, या उसमें बदलाव आया है? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे आदादोशुमार रखने जा रहे हैं जिनको देखकर आप कहेंगे कि मोदी हुकूमत इस मामले में पिछली सरकारों के बनिस्बत ज्यादा तेजी से काम करती नजर आ रही है। मरकजी हुकूमत के नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से महज कुछ ही दिनों में 8 इदारों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। साथ ही 3 इदारे ऐसे हैं जिनको आने वाले चंद दिनों में माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा। उसका प्रोसेस पूरा हो चुका है। जिन इदारों को कोरोना बहरान के बाद माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया उनमें इंदौर का रहीमिया पब्लिक स्कूल, मेरठ का विमला देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, लखनऊ का लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका महाविद्यालय, ग्वालियर का साइन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कटिहार में मौजूद सीमांचल माइनॉरिटी बीएड कॉलेज, तमिलनाडु का एलीट पब्लिक स्कूल, चेन्नई का गेटवे इंटरनेशनल स्कूल माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। मेरे पास जो ये डॉक्यूमेंट्स है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, इसके मुताबिक पिछले 3 महीनों में यानी कि जुलाई से अब तक इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से 8 ऐसे इदारे मुल्क भर में हैं जिनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। ये बात इस बात की तस्दीक करती है कि कोरोना काल के बाद ये इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक और ऐसे 3 इदारे हैं जिनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना है। उसकी भी जो प्रोसेस है वो महज कुछ दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे। ये बात ये भी दिखाती है कि पिछले 1 से 1.5 साल में जिस तरह से कोरोना की वजह से जो महकमे थे सरकारी, उनका काम मुतासिर हुआ था, अब उन कामों में तेजी आई है। किसी भी इदारे को माइनॉरिटी स्टेटस मिलने से उसे कई तरह के फायदे मिलते हैं। उसे अपने टीचर रखने से लेकर इदारे में कई दूसरे काम कराने का बगैर किसी की इजाजत के हक हासिल होता है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के आदादोशुमार बता रहे हैं कि मौजूदा सरकार इन मामलों में कोई तफरीक नहीं कर रही है।
जी मीडिया के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट। असम के स्कूल फॉर कॉलेज से 6 सितंबर से खुल गए हैं। पहले सेशन में हायर सेकेंडरी एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के तलबा के लिए स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। सभी स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल्स का खास ख्याल रखकर खोला गया है। इस मौके पर जी मीडिया के नुमाइंदे ने देसपुर एकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। कॉलेज तो बंद था, लास्ट 2021 में क्लास ही नहीं हुआ, तो आज बहुत दिनों के बाद, मतलब इतना महीना के बाद कॉलेज शुरू हुआ, तो गार्जियन थोड़ा संकित है, तो इसी कारण पूरा स्टूडेंट्स नहीं आ पाए आज। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा और हमें भी देखना पड़ेगा कि कैसे ये प्रिकॉशन जो है गवर्नमेंट ने जारी किया जो SOP है, तो SOP के हिसाब से इसके अनुसार हमें स्टूडेंट को सिखाना है, बैठाना है, सब कुछ करना होगा। और टीचर लोगों को हमने ऑलरेडी गाइडलाइन दे ही दिया, इंस्ट्रक्शन हमें दे दिया। कोरोना के खिलाफ मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। इसी कड़ी में बेंगलौर के शिवाजी नगर इलाके में भी बड़े कैंप का इनेकाद किया गया। मकामी MLA रिजवान अरशद ने इसका इफ्तिताह करते हुए सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस दौरान एक दिन में 3000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की डोज ली। इस दौरान डॉक्टर्स ने लोगों के जहन से वैक्सीन को लेकर पैदा हुई गलतफहमियों को दूर करने के लिए कई अहम बातें बताई। ये जो है रिजवान अरशद साहब, MLA रिजवान अरशद साहब की तरफ से हुआ है और BBMP की तरफ से हुआ है। इधर का जो प्लान है मोर देन 3000 का प्लान किए हैं। अब तक लगभग 2500 वैक्सीनेशंस हो चुके हैं। अभी 500 वैक्सीन्स का होना बाकी है और लोगों में बेदारी आ चुकी है। और शिवाजी नगर जो है ऑलरेडी 10-15 दिन पहले ही जो है कर्नाटक में नंबर 1 रहा है वैक्सीनेशन में, और डेथ रेट में भी जो है ना सबसे कम है, और इन्फेक्टेड रेट्स में भी जो है ना सबसे कम है शिवाजी नगर। और रिजवान अरशद साहब की एक सोच थी, एक फ़िक्र थी कि जो इन्हें हमारा शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 पे आए और इन्फेक्टेड रेट्स में भी कम हो। तो जो सोच थी वो जो है नहीं अल्लाह ताला जो है ना कामयाब करके दिखाया है। वैसे तो इतनी बड़ी तादाद में करीबन 5 से 6 कैंप हो चुके हैं शिवाजी नगर में। उसी की वजह से जो है ना शिवाजी नगर का जो वैक्सीनेशन रेट है, हाल ही में आप पढ़े भी होंगे कि 97% है। तो ये कंटिन्यूस ड्राइव्स हो रहे हैं। अब चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से एक डेडलाइन नोटिफिकेशन भी आया था 1 सितंबर का, उसकी वजह से आज तादाद ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का टारगेट था 3000 वैक्सीनेशंस का। अब तक हम 2500 के करीब कर चुके हैं। अभी एक 500 बाकी हैं और लोग बाहर अभी भी बाकी हैं। क्या लग रहा है आपको लोगों में वैक्सीन को लेकर बहुत सारे गलतफहमी अब भी हैं? देखिए हम लोगों ने शिवाजी नगर में डोर टू डोर कैंपेन किया है। यहाँ पे ये जो गलतफहमियाँ हैं उनको दूर की हैं और लीड बाय एग्जाम्पल भी होता है। उलमा इकराम खुद दिला के यहाँ पे वीडियो भी हुआ, रिजवान अरशद साहब खुद दिलाए, हम लोग भी दिलाए। दिलाने के बाद लोगों में भी बेदारी आ गई। अब वो हिचकिचाहट नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक जो है ना ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए इतनी तादाद में आप लोग देख रहे हैं। नहीं, ये वैक्सीन जो है मैं पहले भी ले चुका हूँ एक, अब ये दूसरा लिया हूँ, लेकिन इनके इसमें जो है हमें पूरे कैंपिंग में एरिया के अंदर कर हमें ये वैक्सीन लो आप, इससे आप लोगों को फ़ायदा है। आप लेने से इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी इसके अंदर। हमने कहकर इतने लोगों को सर जमाए और मस्जिदों में भी बताए और MLA साथी जिन्होंने इनकी कोशिश से यहाँ के 99% लोग वैक्सीन पूरे मुकम्मल कर चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम सैयद असलम, मैं कंबल पोस्ट का ट्रेजर हूँ। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने सैलाब मुतासरीन को राहत दी है। CM ने ग्वालियर, चंबल और विदिशा जिले के सैलाब मुतासरीन को रकम तकसीम की है। CM वर्चुअल तरीके से प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए CM ने कहा कि ये वक्त थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ बाढ़ का कहर है तो दूसरी तरफ सूखे का बहरान है। ये संकट का समय है, पहले कोरोना, फिर बाढ़, फिर सूखा और अब भी कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है कई जगह से आती, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। कई कठिनाइयों से हम जूझ रहे हैं, लेकिन एक ही संकल्प मन में है
कि हर परिस्थिति में अपनी जनता की बेहतर सहायता हम करेंगे और संकट के पार निकाल के अपनी जनता को ले जाएंगे। भेड़ पालने वाले किसानों से लेकर कश्मीर के कॉरपोरेट कारोबारियों और इससे जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। कारपेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऊन के कच्चे माल, जिसे यार्न कहते हैं, को अब कश्मीर में ही तैयार किया जा रहा है। शुरुआत यहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी से की गई है। कश्मीर में ही रॉ मटेरियल तैयार होने से बनने वाली कालीन की लागत कम हो जाएगी और मुनाफा ज्यादा होगा। देखिए रिपोर्ट। कश्मीरी कालीन मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है और सरकार की कोशिश है कि कश्मीरी कालीन कारोबार के मामले में भी पूरी दुनिया की पहली पसंद हो। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबले के लिए कीमतों का कम होना जरूरी है। सरकार ने इस सिमत में कदम उठाया है। कालीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कच्चा माल यानी यार्न अब बाहर की रियासतों से नहीं बल्कि कश्मीर में ही तैयार कर लिया जाएगा और इसकी शुरुआत हुई है IICT श्रीनगर से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी में कारपेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉ मटेरियल बनने शुरू हो गए हैं और इन्हीं रॉ मटेरियल यानी यार्न से तैयार किया जा रहा है कश्मीर का कालीन। जो ये कदम है, गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है कि जो कश्मीर से ये प्रोडक्ट तैयार होगा, इसमें कश्मीर में भी बेचेंगे, अच्छी तरह से बेचेंगे। जो लोकलिटी है वो भी लेंगे, जो बाहर से आते हैं वो महंगा पड़ते हैं। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मैं सिलिकॉन सिल्क में काम किया और उस टाइम मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत खुशी की बात है कि मुझे भी मौका आया कि इसमें काम करने का। वूलन कारपेट, इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी है और रोजगार भी मिलेगा। कश्मीर में ना तो भेड़ पालने वालों की कमी है और ना ही बुनकरों की। कमी थी तो कालीन के लिए यार्न तैयार करने वाली मशीनों की। इसकी वजह से कश्मीर की ऊन दूसरे रियासतों को भेजी जाती थी। यहाँ से रॉ मटेरियल तैयार होकर फिर कश्मीर आती थी और कारपेट तैयार होता था। बाहर से आने वाले मटेरियल में मिलावट का भी खतरा होता था, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर असर पड़ता था। लेकिन अब इस कमी को भी दूर करने की कोशिश हो रही है। शुरुआत हो चुकी है। अब सरकार की कोशिश है कि इनमें निजी कारोबारी इन्वेस्ट करें। इसमें सर पहली बात यह है कि अपना प्रोजेक्ट है, अपनी शीप है, जो भी यहाँ पर प्रोसेस का हो रहा है वो सारा कुछ यहाँ पर ही हो रहा है। जो बाहर का वो लाते थे आज तक यहाँ पर, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। उसमें महंगा भी होता है, मिक्सर भी होता है, उसको टेस्ट भी करने पड़ते हैं, वो वहाँ से महंगा भी पड़ सकता है। यहाँ अपना प्रोडक्ट है, जो भी शीप का अपना प्रोडक्ट है वो सस्ता भी हो सकता है इससे। और जो भी यहाँ पर कालीन बनेगा वो बहुत ही बेहतरीन कालीन बन जाएगा। इसमें बहुत ही आसानी भी हो रही है। ये मोटा भी बहुत होता है, वो पतला भी होता है, ये मोटा भी होता है। इसमें कलर कम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है और सब सिलिकॉन कारपेट वो बहुत महंगे भी होते हैं। ये बिल्कुल सस्ता भी बन जाएगा। ये अपने हम कारपेट अपने ही यहाँ कश्मीर में भी लगा सकते हैं। इसमें जो भी नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह वो बहुत ही बेहतरीन निकलेंगे। माहरीन का मानना है कि कश्मीर में कालीन इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, IICT और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मिलकर काम करने की जरूरत है। श्रीनगर शहर के मशहूर कारपेट एक्सपोर्टर शेख आशिक ने मॉडर्न कारपेट विलेज बनाने की मांग की है ताकि कश्मीर को कारपेट हब बनाया जा सके और इंटरनेशनल सतह पर कश्मीरी कारपेट की मांग बढ़ाई जा सके। इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।